नमस्कार, मैं हूं शिवनाथ झा, आर्यावर्त इंडियनेशन.com के यूट्यूब चैनल कतरन से। आज कुछ अलग कहानी है। आन 2004 में एक फिल्म बनी थी, मैन एट वर्क नाम था आन। 2004 में ही एक और फिल्म आई, अब तक 56। नाना पाटेकर इसमें थे। उसके बाद फिर आया बर्दाश्त 2004 में ही। फिर 2019 में आया बाटला हाउस, ये दिल्ली में जो पुलिस इनकाउंटर हुआ था उसके आधार पे था। फिर एक फिल्म आई थी 2003 में, इनकाउंटर द किलिंग, इसमें नसरुद्दीन साहब थे। उसके बाद खाका खाका, ये तमिल फिल्म थी, इसमें सूर्या। फिर आया कगार 2003 में ही। फिर आया खाकी 2003 में ही, इसमें अमिताभ बच्चन साहब और अजय देवगन थे। उसके बाद आया मैक्सिमम 2012 में। उसके बाद आया अघासी। उसके बाद आया माया नदी, पायुमपल्ली, ये तमिल फिल्म थी। उसके बाद रिस्क 2007 में। उसके बाद आया शूट आउट एट लोखंडवाला 2019 में। उसके बाद फिर आया सिंघम 2011 में। और न जाने कितने फिल्म आए हैं पुलिस इनकाउंटर पे, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से। चाहे ये इनकाउंटर पुलिस का सही हो या गलत हो, लेकिन औसतन जितनी भी फिल्में बनी हैं उसमें इनकाउंटर को, पुलिस को एक दिखाया गया है इलिमिनेशन के नजर से, कि अपराधियों को इलिमिनेट कर दिया जाए, मार दिया जाए। न्यायिक व्यवस्था को नजरअंदाज करते हुए आप उसे मार दीजिए। भारतवर्ष में सुप्रीम कोर्ट और भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अनुमोदित व्यक्तियों को फांसी जब दिया जाता है, चाहे वो तिहाड़ जेल में फांसी हो या भारतवर्ष के किसी भी अन्य कारावासों में उसे फांसी पर लटकाया दिया जाए, तो जो फांसी पे लटकाता है उसे जल्लाद कहते हैं। यह अलग बात है कि हमारे देश में अब जल्लादों की संख्या बहुत 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 कम हो रही है, क्योंकि इस पेशे में लोग जाना नहीं चाहते हैं। वहीं जो इनकाउंटर है, चाहे उसमें फेक, वहां सुप्रीम कोर्ट में फाइलों की जो संख्या है, उसमें जो मैन इन यूनिफॉर्म है उनका जो एलिज्ड इन्वॉल्वमेंट है, उसकी संख्या उत्तरोत्तर बढ़ी है। जिस व्यक्ति को भारत का सर्वोच्च न्यायालय या भारत के राष्ट्रपति एक अपराधी को फांसी पर लटकाने के लिए आज्ञा देते हैं, कागज पर लिखित रूप से उसे दिया जाता है कि आप इसे अमुक समय में फांसी पर लटकाएंगे, उसके बहुत सारे प्रत्यक्षदर्शी भी होते हैं, चाहे अधिवक्ता हो, चाहे जेल के अधिकारी हो, चाहे पुलिस के आला अधिकारी हो। लेकिन जो व्यक्ति फांसी पे उस अपराधी को लटकाता है, उसे समाज में या कानून के भी नजर में वह व्यक्ति जल्लाद कहलाता है। और सामाजिक व्यवस्था में जल्लाद शब्द को सबसे निम्न माना गया है। आज जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है, उसमें एक जल्लाद के घर कोई भी व्यक्ति अपनी बेटी की शादी नहीं कराना चाहेगा। कोई भी व्यक्ति अपने बेटे की शादी उसके घर में नहीं कराना चाहेगा। समाज में उसे जिस तरह से लोग देखते हैं, उसका जो समाज में जिस तरह से उसका अस्तित्व है, उस अस्तित्व की कल्पना करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कई बार ऐसी स्थिति आई है, अखबारों में पढ़ा हो, मैगजीन में पढ़ा हो, कि जो व्यक्ति आधिकारिक तौर पे किसी अपराधी को जेल में फांसी पर लटकाते हैं, उस व्यक्ति को अपना जीवन, शेष जीवन जो है, उस जीवन को काटने में भी भागना पड़ता है। उसे हमेशा भय होता है कि कहीं कोई उसे मार न दे। लेकिन
समाज में जो मैन इन यूनिफॉर्म है, जो इनकाउंटर्स, इतने सारे इनकाउंटर्स होते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे केस हुए हैं, बहुत सारे मुकदमे लंबित हैं, बहुत सारे मुकदमों में जो फैसला हुए हैं, उस फैसले को अगर देखते हैं तो लगता है कि ये जानबूझ के एक चक्रव्यूह रचा जाता है और उस अपराधी को मार दिया जाता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो मैन इन यूनिफॉर्म है, उस व्यक्ति का जो समाज में जो अस्तित्व है, समाज में उनकी जो पूछ है, समाज में उनका जो महत्व है, या फिर अपने पुलिस फोर्स में उन्हें जिस नजर से अधिकारी से लेके उनके जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो देखते हैं, ये मूलतः दो फांक कर देता है सोच को। हम उसी व्यक्ति को जो कानून को अपने हाथ में लेके या कानून को बिल्कुल नजरअंदाज करके एक आम आदमी को, भले वो अपराधी ही हो, उसे इलिमिनेट कर देता है, तो वो अपराधी नहीं कहलाएगा, वह जल्लाद नहीं कहलाएगा समाज में। लेकिन जो आधिकारिक तौर पे जिसे यह भूमिका अदा करने के लिए, चाहे भारत का न्यायालय हो, चाहे भारत की कार्यपालिका हो, यह ऑथराइज करता है, वो आदमी जल्लाद कहलाता है। पहले का जो क्राइम था वो कुछ पॉलिटिशियंस और कुछ पुलिस के अधिकारी अपराधियों को पोषित करते थे, उनसे अपराध कराते थे, उसके माध्यम से पैसा कमाते थे। कुछ पॉलिटिशियन होते थे, उनके माध्यम से डर और भय का माहौल बना करके वोट को पाना, या जिस दिन वोट पोल होना होता था, जिन बेल्ट में वोट हमको ना मिले, मतलब नहीं मिलने वाला, वहाँ पे जा कर के उन लोगों को धमकाने का काम, इस प्रकार के बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के काम हुआ करते थे। तो हालांकि आज के दौर में इस प्रकार का क्राइम काफ़ी बड़ी मात्रा में ख़त्म हो रहा है, लेकिन एक अपराध इस प्रकार का जो होता है, जो फैमिली मैटर्स को लेकर के या पड़ोसियों को लेकर के, छोटे मोटे विवादों को लेकर के विवाद होता है और वो बहुत बड़ा हो जाता है। कहीं मान स्वाभिमान को लेकर के हत्याएं हो गई तो दूसरे पक्ष ने उस पक्ष की हत्या कर दी, तो ये अपराध हमेशा निरंतर होते रहेंगे। इस अपराध को रोक पाना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि जैसे कई सम्मिलित परिवार होते हैं, उन सम्मिलित परिवारों में आगे की पीढ़ियों में जाकर जब जनसंख्या बढ़ जाती है तो प्रॉपर्टी को लेकर इस प्रकार के विवाद होते हैं। फिर विवादों में हत्या अगर यदि हो गई तो फिर वो क्रम चलता रहता है, पीढ़ी दर पीढ़ी तक का वो चलता रहता है। तो इस प्रकार के अपराधों को रोकना बहुत आसान नहीं है, लेकिन जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जो बनते हैं, या एनकाउंटर की जैसे आपने अभी बात करी कि पुलिस जो है एनकाउंटर कर देती है और उसमें से उन लोगों को बना दिया जाता है कि ये बहुत बड़े एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं। तो भाई मान लीजिए पुलिस तो मुठभेड़ में मार रही है या जिस प्रकार से कर रही है, उसमें कोर्ट का आदेश नहीं होता है, और कोर्ट के आदेश के बाद जो सज़ा, जैसे मान लीजिए किसी अपराधी को सज़ा दी गई कि इसको मौत का मृत्युदंड दिया गया, तो एक जल्लाद होता है जो उसको कोर्ट के आदेश के बाद फांसी के तख्ते पर लटका देता है और उसको हम जल्लाद का रूप देते हैं। तो ये एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जो होते हैं, जो कई बार फर्जी एनकाउंटर भी कर देते हैं, जहाँ पर धोखे में भी एनकाउंटर हो जाते हैं कि किसी गाड़ी में पता चला कि ये सूचना मिली कि अपराधी जा रहा है और उसमें उस गाड़ी नंबर की दूसरी नंबर प्लेट लगी हुई है, और दूसरा कोई व्यापारी जा रहा है या कोई आम नागरिक जा रहा है, और गाड़ी की सूचना पर उस पर गोलियां चल गईं और उसमें एक संभ्रांत नागरिक कोई मार दिया गया। तो इस प्रकार के कई बार गलतियां भी हो जाती हैं, लेकिन उनको स्पेशलिस्ट बना करके उनका महिमा मंडन करना, ये मुझे नहीं लगता है कि बहुत उचित है। और जैसे अगर महिमा मंडन करना तो जल्लाद को भी महिमा मंडन करिए, क्योंकि जल्लाद को तो कोर्ट के आदेश पर जो है वो किसी को फांसी पे लगाता है, जिसकी सज़ा एकदम हर प्रकार से साबित हो जाती है कि हाँ ये अपराधी है, इसने ये तमाम प्रकार के अपराध किए हैं, और इस अपराध के नाते कोर्ट ने उसका पक्ष भी सुना, उसके विपक्ष का पक्ष भी, सारे पक्षों को सुनने के बाद
कोर्ट का निर्णय हुआ कि इसको फांसी पे लटका देना है, तो उसने उसका किया। अब किसी जल्लाद के परिवार में कोई भी आदमी अपनी बेटी का विवाह करना नहीं चाहता है, और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट होगा तो उसकी आंख पर बड़ी गर्व के साथ में करा जाएगा। भाई कर तो वो भी भले ही वो भाई मार तो वो भी रहा है, मार वो भी रहा है। तो ये चीज़ जो है थोड़ा सा समझनी होगी हमको कि हम हत्या होती है, अपराध जब तक कोर्ट में साबित ना हो जाए तब तक का बिना मतलब में किसी को शक के दौर पे मार देना ये उचित नहीं है। कानूनन एक पुलिस अधिकारी को या एक पुलिस कर्मी को किसी अपराधी पे गोली चलाने के लिए, चाहे वो भागता ही क्यों न हो, जो एक नियम दिया गया है वो बिलो द बेल्ट। आप गोली मार सकते हैं बिलो द बेल्ट ताकि वो भागे नहीं, और फिर आप उसे पकड़ के न्याय के सामने सुपुर्द कर दे सकते हैं। फिर न्याय की जो बात होगी, न्याय जो चाहेगा, न्यायिक व्यवस्था जो चाहेगा, उसे जो दंड मिलेगा उसके भागीदार वह होगा। लेकिन भारतवर्ष में जिस तरह से इनकाउंटर्स बढ़े हैं, पुलिस इनकाउंटर्स, फेक शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि बाद में जब न्यायिक व्यवस्था में ये सारे इनकाउंटर्स का इन्वेस्टिगेशन हुआ है तो उसमें अधिकांशतः इनकाउंटर्स फेक साबित हुए हैं, और वो फेक इनकाउंटर्स राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत ज़्यादा पब्लिसाइज किया गया, और यह अंततः न्यायिक व्यवस्था को यह ऐसा लगा कि यह गलत हुआ है, और फिर जो उसमें दोषी पुलिसकर्मी थे उन्हें सजा भी हुई है। अनेकानेक ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो जेल में हैं, आज भी जेल में हैं, आजीवन कारावास के भागीदार हैं। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, अब ये नहीं बोलेंगे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को कितना अधिकार है या उसके जो रिकमेंडेशंस हैं वो रिकमेंडेशंस स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कितना हद तक उस रिकमेंडेशंस को लागू करने के लिए बाध्य है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि ह्यूमन राइट्स कमीशन के जितने भी रिकमेंडेशंस हैं उस रिकमेंडेशंस का कितना बाध्यकारी है केंद्र के लिए अथवा राज्य सरकारों के लिए, यह तो केंद्र भी जानती है, राज्य सरकार भी जानती है, और मानव अधिकार भी जो आयोग है वो भी जानती है। लेकिन ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से यह कहा जाता है कि करीब 2016 और 2022 के बीच में 6 साल में 813 इनकाउंटर हुआ है। मैं बहुत ज्यादा विद्वान तो हूं नहीं, लेकिन इनकाउंटर का अगर शाब्दिक अर्थ पे जाए तो मुठभेड़, यही कहा जाता है कि मुठभेड़ हुआ। लेकिन 2 या 3 या 4 ऐसे अपराधी का दर्जनों से अधिक पुलिसकर्मी के साथ कैसे मुठभेड़ हो सकता है, यह ही सोचने का बात है। किसी ऐसे स्थान पे ले जाना या फिर ऐसे स्थान पे उसे छोड़ देना, भागने के लिए कह देना, और वो भागे और शूट हो जाए, फिर कहें कि इनकाउंटर में हम अपने सेल्फ डिफेंस में, अगर पुलिस कहती है कि हम सेल्फ डिफेंस में उसे मार दिए। अनेकानेक ऐसी घटनाएं, अनेकानेक घटनाएं हैं जो कचहरी में भी बोला गया है, लेकिन जब उसमें इन्वेस्टिगेशन होता है तो बाद में मालूम होता है कि ऐसा हुआ नहीं, उस वेपन से गोली भी नहीं चली। इसका दृष्टांत, बहुत बड़ा दृष्टांत था स्टेट्समैन शूट आउट। एस राठी साहब ने और 10 लोगों ने जिस तरह से कचहरी में यह कहा गया कि इस वेपन से गोली चली थी, उसने पुलिस पे अटैक किया था, लेकिन हकीकत यह था कि उस वेपन से गोली चली ही नहीं थी।
ऐसा लगता है कि हमारे समाज में ट्रिगर हैप्पी लाइफ कल्चर को एक हाई स्टेटस दिया जा रहा है। ये एक अच्छी बात नहीं है। अब अगर ये ट्रिगर हैप्पी लाइफ देखिए, वो पुलिस की तरफ से हो या पब्लिक की तरफ से हो या क्रिमिनल की तरफ से हो, जो भी हो वो अनफॉर्चुनेट है। अगर पुलिस इनकाउंटर करती है, क्रिमिनल्स को मारती है, उस इनकाउंटर की कितनी असलियत होती है, कितनी सच्चाई होती है इसमें, ये तो बाद में जो इंक्वायरी होती है उससे पता चलता है। वैसे बहुत सी इंक्वायरी, जो ज्यादातर इंक्वायरी जो है वो पब्लिक के सामने, पब्लिक डोमेन में नहीं आती है, लेकिन पता यही चलता है कि वो एक गलत फेक इनकाउंटर हुआ है, जिसमें पुलिस ने अपनी मनमर्जी दिखाते हुए, अपना रोब दिखाते हुए, अपना पावर दिखाते हुए सो कॉल्ड क्रिमिनल्स को मार गिराया हो। इस तरह के देखिए वाकयात तो हादसे महाराष्ट्र में बहुत हुए हैं, गुजरात में भी हुए हैं। गुजरात में तो कुछ बहुत ही इनफेमस वाकयात हुए हैं जिनमें बड़े बड़े लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी रहा है और केसेस कोर्ट में भी गए हैं। महाराष्ट्र में तो बहुत से पुलिस के इंस्पेक्टर रैंक के या डीएसपी रैंक के अफसर, उन्हें इनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहा जाता है। उनका बड़ा नाम और बड़ा रौब और बड़ा दबदबा उनका होता है। उनकी पहचान ही इसी से होती है कि इन्होंने अब तक 56 मारे। तो इस तरह का जो कल्चर हमारे यहाँ जो आ गया, तो उससे एक तो ये है कि क्राइम में कोई कमी नहीं आई है। क्राइम जैसे पहले होते थे उसी तरह से अभी भी हो रहे हैं, चाहे वो इनकाउंटर हो रहा हो या नहीं हो रहा हो। और लेकिन ये एक पुलिस पर एक बदनुमा दाग की तरह जरूर है। ह्यूमन राइट्स कमीशन का जो आंकड़ा है उसमें 2002 से 2008 के बीच में 440 इनकाउंटर्स हुए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में 231, राजस्थान में 33, महाराष्ट्र में 31, दिल्ली में 26, आंध्र प्रदेश में 22 और उत्तराखंड में 19 इनकाउंटर्स हुए थे। इसी तरह 2009 और 2013 के बीच में 555 ऐसे केसेस हुए थे, जिसमें कि उत्तर प्रदेश में 138, मणिपुर में 62, असम में 52, पश्चिम बंगाल में 35 और झारखंड में 30 घटनाएं दर्ज की गई थी। इनकाउंटर शब्द बहुत पुराना नहीं है। इसकी पैदाइश से अगर बोलेंगे तो ये अधिक से अधिक अभी 40-45 साल से प्रैक्टिस में आ गया। खास करके जब पंजाब में ऑपरेशन हुआ था, उस पंजाब ऑपरेशन के बाद से वहाँ पे जितने भी लोग मारे जाते थे पुलिस के द्वारा या आर्मी के द्वारा या जैसे भी उनकी मृत्यु होती थी, तो स्थानीय अखबार में ये छपता था कि इनकाउंटर में मारा गया। धीरे धीरे इनकाउंटर शब्द अनेक जो अन्य देश प्रदेश है उसमें आने लगा, इस तरह के मुठभेड़ में जो मारे जाते थे। इनकाउंटर को अगर कहा जाए तो ये एक्स्ट्रा जुडिशियल एग्जीक्यूशन का ही एक सिनोनिमस बन गया पुलिस इनकाउंटर। हम न्याय का इंतजार नहीं करके हम किसी भी अपराधी को या किसी भी व्यक्ति को अपराधी समझकर मार दें, ये जो एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्टिविज्म या एक्स्ट्रा जुडिशियल एग्जीक्यूशन होने लगा, इसको हम लोग या पुलिस के द्वारा इसे इनकाउंटर कहलाने जाने लगा। अखबारों में, टेलीविजन में, मैगजीन में ये इनकाउंटर शब्द आने लगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस आया था। ये केस था 1985 में। राजा मान सिंह और उनके 2 व्यक्तियों को पुलिस ने मार दी थी। मुकदमा चला, केस हुआ और अंततः सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जब उसका इन्वेस्टिगेशन किया तो इसमें 11 पुलिसमैन कन्विक्टेड। ये लोग फेक इनकाउंटर किए थे। एनएचआरसी का यह भी दावा है कि 2002 और 2006 के बीच में 22 पुलिस इनकाउंटर हुआ था गुजरात में, और उस 22 जो इनकाउंटर है उसमें 4 इनकाउंटर फेक था। जैसे सादिक जमाल, इशरत जहां केस, ज़राबुद्दीन शेख के केस, तुलसी रमन प्रजापति केस, ये सब केस फेक इनकाउंटर हो गया था। बिड़प्पन
18 अक्टूबर 2004 वीरप्पन को भी इनकाउंटर करके ही मारा गया था। 2008 का दिल्ली में बाटला हाउस इनकाउंटर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक यह इनकाउंटर अखबारों में, टेलीविजन पे, मैगजीन्स में सुर्खियों में रहा। न जाने कितने सैकड़ों कहानियां इस पे लिखी गई इस ऐतिहासिक इनकाउंटर पे। 2020 उत्तर प्रदेश विकास दुबे केस, यह भी एक अलग तरह का इनकाउंटर था उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा। इसी तरह 1991 में एक कांड हुआ था जिसमें 11 सिख जो पर्यटक थे उनके साथ, और ये 1991 का केस 2016 में आके जब न्यायिक व्यवस्था इसकी पूरी तहकीकात की, जांच पड़ताल की, तो इसमें 47 पुलिसकर्मियों को सजा हुई थी। सर, मेरा नाम शिवनाथ झा है, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। मैं एक कहानी कर रहा हूँ पुलिस इनकाउंटर पे, या जो वर्तमान में पुलिस का जो कानून है इसके बारे में आपकी क्या सोच है? देखिए, जो कानून बने हैं, इस पुलिस एक्ट हो या जो तमाम प्रकार के कानून हैं, सबसे पहले हम आ जाते हैं कि इसके पहनावे को लेकर के, कि हमने कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो पश्चिम सभ्यताएं हैं या इंग्लैंड जैसे राष्ट्र जो हमारे ऊपर कभी राज किया करते थे, बहुत बड़े कानून जो है, मैक्सिमम कानून समझ लीजिए उन्हीं का हम लोगों ने अडॉप्ट किया हुआ है। उनकी संस्कृति अलग है, हमारी संस्कृति अलग है, हमारे यहाँ का वातावरण अलग है, हमारे यहाँ का मौसम अलग अलग है, लेकिन हम क्या करें, सब कुछ उन्हीं का कॉपी किए हुए हैं। जैसे कि हमारे अधिवक्ता हों या हमारे जुडिशरी हों, जज साहब लोग हों, ये अब दक्षिण भारत हो या जो भी गर्म प्रदेश है, राजस्थान है, यहाँ पर भी कोर्ट में जो है आपको काले रंग का कोट या गाउन पूरा ऊपर से नीचे तक, गर्मी चाहे जितनी गर्म हो, सब पहने रहते हैं। तो भाई यहाँ हमारी अपनी अलग पोशाक होनी चाहिए। उसी प्रकार से कानून जो है हमारे यहाँ के, जो है हमारे यहाँ के अपराध के रूप अलग अलग प्रकार से हैं। सवाल ये है कि जो व्यक्ति यूनिफॉर्म में है, इस तरह के इनकाउंटर्स करते हैं और अखबार में या मीडिया के द्वारा, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, टेलीविजन हो, इन तमाम मीडिया घरानों में, टेलीविजन के स्क्रीन पे ये सभी लोग हीरो हो जाते हैं। समाज में उनकी एक प्रतिष्ठा हो जाती है, समाज में वो एक अलग तरह से देखे जाते हैं। अपने फोर्स में, चाहे वो स्टेट पुलिस हो, चाहे सेंट्रल पुलिस हो, पैरामिलिट्री फोर्सेज हो, जहां भी है, उनकी एक जो रुतबा होता है वो रुतबा एक अलग होता है। इससे लगता है जैसे कि पूरे फोर्स में जो उनके कर्मी हैं उसमें दो विभाजन हो गए, दो भाग हो गया। ऐसा क्यों? और बाद में जब तहकीकात होता है, बहुत सारे मुकदमे चलते हैं, केस होता है, इनकाउंटर की जांच पड़ताल होती है, तो वो सब इनकाउंटर्स फेक हो जाते हैं। देखिए, एक जमाने में जैसा कि आपने बताया कि एक जमाने में वो हैंगमैन या जल्लाद वो जेलों में डिप्यूटेड रहते थे, उनकी पोस्टिंग होती थी। वो एक सैंक्शन पोस्ट है, लीगली सैंक्शन पोस्ट है हैंगमैन की। उनका काम है कि जिसको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट फांसी की सजा देता है, वो उनको फांसी पर चढ़ाते हैं। तो वो जल्लाद, हालांकि देखिए अब जल्लाद बहुत कम रह गए हैं। देश के जहां जहां जिन जेलों में फांसी की सजा का प्रावधान है, अब वहां जल्लाद बहुत कम रह गए हैं। बिहार की मैं बात बता रहा हूं, जब मैं टेलीग्राफ में काम करता था या टाइम्स ऑफ इंडिया में या आउटलुक में, तो मैंने इस तरह की कई स्टोरीज की थी। एक स्टोरी मुझे याद पड़ रही, भागलपुर जेल के से रिलेटेड थी, वो मैंने की थी। बिहार में देखिए, भागलपुर सेंट्रल जेल ही एक ऐसी जेल है जिसमें
फांसी का प्रावधान है, लेकिन पिछले मुझे लगता है कि शायद 25-30 साल से उसमें कोई फांसी की सजा नहीं दी गई। हालांकि वहां ऐसे बहुत से कैदी हैं जो डेथ रो में हैं, जिन्हें फांसी की सजा मिल चुकी है, लेकिन फिर भी उन्हें फांसी नहीं दी गई है, तो उन्हें इसी तरह से जेल में रखा जा रहा है। तो जो लीगली सैंक्शनड प्रोफेशन या पोस्ट थी वो तो खत्म होती जा रही है, लेकिन जो इलीगल है, जो थॉरली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनलॉफुल है, यानी इनकाउंटर, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है और पब्लिक में उसका बड़ा क्रेज भी होता है। ये जो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट होते हैं उनको लोग आइकॉन की तरह से देखते हैं। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। अगर हम थोड़ा पीछे चलते हैं तो यह नहीं कह सकते हैं कि पुलिस फोर्स बिना किसी राजनीतिक संरक्षण से चलती है। हर एक पुलिस फोर्स एसएचओ से लेके ऊपर तक सभी लोगों का कहीं न कहीं राजनीतिक संरक्षण होता है। 70 के दशक से अगर देखा जाए तो 70 के दशक से जितने भी चुनाव हुए हैं, लोकसभा से लेके विधानसभा तक पूरे देश में, उन तमाम चुनावों में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से अपराधियों का कहीं न कहीं राजनीतिक जो नेता थे उनको संरक्षण वो देते थे, उनको चुनाव जीतने में मदद करते थे। उस समय अपराधियों की संख्या चाहे विधानसभा हो, विधान परिषद हो, लोकसभा हो, इनमें बहुत कम थी, नगण्य के बराबर। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, राजनीति में बदलाव आता गया, वैसे वैसे अपराधियों के मन में एक भावना जरूर आई कि अगर हमारे कारण एक राजनीतिक दलों या संसद में या विधानसभा में कुर्सियों पर बैठ के अपना प्रभुत्व दिखाते हैं, तो क्यों न वो खुद राजनीति में आ जाए। यानी जहां पहले क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स था, वहां पॉलिटिकलाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स हो गया। आज चाहे भारत का चुनाव आयोग, चाहे कोई भी संस्था जो भारत में चुनाव के लिए उत्तरदायी हैं, वो चाहे कितना भी कोशिश कर लें, चुनाव के प्रणाली में अपराधियों को या इस तरह के जो लोग हैं उनका एंट्री पे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। एक दूसरा, पिछले कई वर्षों से एक और चीज डेवलप कर रहा है, इस पे भी बहुत सारे फिल्म में ये चीज देखने को मिल रहा है, और बोलेंगे कि अपराधियों को इस तरह से जो फिल्मांकन किया जाता है यह भी गलत है। एक नया चीज आ रहा है कि अगर कोई अपराधी राजनीति में आ गया और उसके बाद वो अपना सर उठाने लगा, उसका जो दायरा है वो बढ़ने लगता है, तो देखते हैं फिल्म में कि दूसरे राजनेता उसे इलिमिनेट कर देते हैं, उसके जगह फिर किसी दूसरे को खड़े करते हैं। यह समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। उससे राजनीतिक लाभ हो सकता है उस व्यक्ति विशेष को या राजनेता विशेष को, लेकिन इससे समाज में जो नकारात्मक असर पड़ रहा है इसकी शायद कोई ख्याल नहीं कर रहा है। कि मंच जब से अर्थदायक हो गए हैं, तोतले भी गीत गायक हो गए हैं, और राजनीतिक मूल्य जब से क्या गिरे, जेब कतरे भी विधायक हो गए हैं। हम वापस फिर चलते हैं जल्लाद पे। हमारे समाज में न्यायिक व्यवस्था के तरफ से अथवा कार्यपालिका के तरफ से या अथवा भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन से जिन अपराधियों को उनके जघन्य जो अपराध हैं उसके लिए फांसी की सजा दी जाती है, तो जल्लाद
फांसी देते हैं। अब अगर न्यायिक प्रणाली में फांसी शब्द या फांसी देने की प्रक्रिया समाप्त हो जाए तो शायद जल्लाद का समाज में जो अस्तित्व है वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन ये मेरा मानना है कि अगर ऐसा होता है कि न्यायिक व्यवस्था में फांसी शब्द को समाप्त कर दिया जाए तो फिर रामचरितमानस में जो लिखा हुआ है कि भय बिन होत न प्रीत, वह समाप्त हो जाएगा, भय समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जब हम मृत्यु दंड को आजीवन कारावास या किसी अन्य तरह के दंड के साथ बदलेंगे तो वैसी स्थिति में अपराधियों में जो भय का माहौल या भय का जो एक वातावरण है वो समाप्त हो जाएगा। इससे विधि व्यवस्था, कानून व्यवस्था पे भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। वैसी स्थिति में समाज का यह वर्ग जो आधिकारिक रूप से एक अपराधी को सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रपति के आदेशानुसार फांसी पे लटकाता है, उसका समाज में जो स्थान होना चाहिए वह आदेश का पालन करता है। आदेश का पालन तो अधिकारी लोग भी करते हैं, जो मृत्यु दंड के लिए साइन करते हैं वो भी हैं, जो मृत्यु दंड को अनुमोदित करते हैं। ये तो सिर्फ मृत्यु दंड देता है, फांसी पे लटकाता है। तो इस पूरे प्रक्रिया में तो सभी लोग आ जाते हैं, न्यायिक व्यवस्था के लोग आते हैं, भारत का राष्ट्रपति कार्यालय, राष्ट्रपति खुद आते हैं इसमें। तो इन लोगों की कहाँ वो स्थिति, सामाजिक स्थिति है जो एक जल्लाद की है। वो तो संपूर्ण चीज जो लिखित है, चाहे वो भारत का न्यायपालिका लिखित दिया हो या भारत के राष्ट्रपति उसे अनुमोदित किया हो, उस लिखित चीज को वो क्रियान्वयन करता है, क्योंकि यह काम उससे ही करना है, तो वो जल्लाद कहलाता है। और वहीं जो मैन इन यूनिफॉर्म है वो बिना किसी जांच पड़ताल के, बिना कोई एफआईआर लिखे, बिना किसी तरह का कुछ देखे, कानून को अपने हाथ में लेके किसी को शूट आउट कर देते हैं, मार देते हैं, और बाद में फेक इनकाउंटर होता है, जांच पड़ताल के दौरान फिर जेल मुकदमा होता है और फिर आजीवन कारावास में चले जाते हैं। फिर यहाँ पे ऐसे जो यूनिफॉर्म में लोग हैं, ऐसे जो पुलिस हैं जो फेक इनकाउंटर करते हैं, क्या आज तक कभी ऐसे फेक इनकाउंटर में जो कर्मी हैं उनको कभी फांसी हुई? आखिर उन्होंने भी तो वही काम किया है जो दफा 302 या 302 के और जो भी मृत्युदंड के, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है ऐसा कभी कि किसी पुलिसकर्मी को फेक इनकाउंटर में उन्हें फांसी की सजा हुई हो। आजीवन कारावास तो जरूर है, अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आजीवन कारावास में हैं। सवाल सिर्फ सामाजिक है और राजनीति से थोड़ा जुड़ा हुआ है। हम अपने विधि व्यवस्था को इतना ज़्यादा मजबूत हमें करना होगा, हमें एक ऐसे समाज की कल्पना करना होगा, ऐसा समाज बनाना होगा जिसमें भय का होना बहुत जरूरी है।